बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ट्रीटिंग ऑटिज़म पार्ट 3। इससे पहले 2 सीरीज़ के अंदर हमने चैलेंजिंग डिसऑर्डर क्यों है ऑटिज़म उसके हवाले से बात की थी, और फिर हमने डेवलपमेंटल पैटर्न क्या होता है उसके हवाले से बात की थी, और ऑटिज़म पे जो बच्चे होते हैं स्पेक्ट्रम पे उनका डेवलपमेंटल पैटर्न कैसा होता है, क्यों वो इसमें इस तरफ होते हैं, उस चीज़ को हमने डिस्कस किया था। और इन दिस पार्ट अगेन विल कंटिन्यू द सेम टॉपिक, एंड नाउ विल डिस्कस के जो इफ़ेक्ट्स उसके हमने जो थे प्री लर्निंग स्किल्स के, वो भी देखे थे कि प्री लर्निंग स्किल्स क्या होती हैं और उनको उनकी वजह से डेवलपमेंट में क्या फ़र्क आता है, क्यों बच्चा टिपिकली डेवलप नहीं कर पाता है, वो भी हमने देखा था। डिफरेंट अप्रोचेस होती हैं, जिसमें से एक प्ले थेरेपी की अप्रोच ट्रीटमेंट की जो है उसके अंदर आपको किस अंदाज से बच्चे के साथ इन्वॉल्व होना चाहिए उसको हम डिस्कस करेंगे इन दिस पार्ट। और वो अप्रोच क्या है, उसमें किन चीज़ों को हमें फोकस करना चाहिए ताकि उसकी वो जो डिले की जो रीज़न्स हैं वो दूर हो जाए और बच्चा एक टिपिकल वे ऑफ डेवलपमेंट में आ जाए, जिस तरह के एक नॉर्मल बच्चा सराउंडिंग से एनवायरनमेंट से लर्न करके चीज़ों को सीखता है, उस तरह से ये बच्चे भी सीखने लग जाए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ अर्ली इंटरवेंशन। अर्ली इंटरवेंशन में कोई डाउट नहीं है कि जितना जल्दी हम उसको चीज़ों को एड्रेस करते हैं उतना रिकवरी का जो पेस है वो बेहतर होता है। बड़ा ऑब्वियस है रीज़न इसकी क्या है कि अर्ली इंटरवेंशन क्यों हेल्पफुल होता है, बिकॉज उसमें एक तो पहली चीज़ ये कि डिले बहुत ज़्यादा नहीं आया होता, थोड़ा डिले मिलता है हमें बच्चों के डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स के अंदर, क्योंकि उसका ज़्यादा पीरियड अभी उस फेज़ में नहीं गुजरा होता। सेकेंडली उसमें दूसरी जो चीज़ हेल्पफुल होती है वो ये होती है कि उसके पैटर्न्स उतने स्ट्रॉन्ग नहीं हुए होते, जिस वजह से उसको उनको चेंज करने में निस्बतन आसानी होती है। प्ले थेरेपी के अंदर जब हम ऑटिज़म को डील करते हैं तो उसमें बेसिकली प्रोसेस क्या हो रहा होता है कि 2-3 चीज़ें इकट्ठी हो रही होती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम उसके जो लर्निंग पैटर्न उसने अपना लिया होता है चीज़ों के प्रोसेस करने का, उस पैटर्न को हम अनलर्न करवा रहे होते हैं, भुला रहे होते हैं। एक ये चीज़ फोकस होती है कि जो पैटर्न, क्योंकि वो पैटर्न ठीक नहीं होता उसका लर्निंग का, उसका वो अंदाज चीज़ों को प्रोसेस करने का, चीज़ों को इंटरेक्ट करने का, वो डेफिनेटली टिपिकल वे से डिफरेंट होता है और नॉर्मल से हट के होता है। इस वजह से हमने उसको वो पैटर्न भुलाना होता है, अनलर्न करवाना होता है, डिलीट करना होता है, आप कुछ भी समझ लो उसमें। एट द सेम टाइम दूसरी चीज़ जो हम उसमें कर रहे होते हैं वो हम क्या कर रहे होते हैं कि हम उसको एक नया पैटर्न ऑफ थिंकिंग, प्रोसेसिंग, टू डूइंग अ थिंग, टू सी द थिंग, टू रिस्पॉन्ड टू द थिंग्स, वो हम सिखा रहे होते हैं कि उसको एक इंस्ट्रक्शन को किस तरह से प्रोसेस करना चाहिए, उस पर क्या रिस्पॉन्स करना चाहिए, वो चीज़ नई सिखा रहे होते हैं। पहले वाली भुला रहे होते हैं और दूसरी सिखा रहे होते हैं। तीसरी चीज़ जो इसमें साथ साथ हो रही होती है वो हम उसका डिले भी कवर कर रहे होते हैं। एक सिस्टमैटिक वे के अंदर, एक सीक्वेंस के अंदर जो चीज़ें उसको पहले सीखनी चाहिए थी, उसके बाद जितनी भी एज उसकी होती है, उसको हम वो चीज़ें सिखा, उस गैप को फिल इन करने के लिए वो जो मिसिंग चीज़ें होती हैं हम उसको वो चीज़ें सिखा रहे होते हैं। मिसिंग चीज़ें कौन सी हो सकती हैं, वो वही प्री लर्निंग स्किल्स जिसको हमने डिस्कस किया पहले पिछले सेकंड पार्ट के अंदर, वो चीज़ होती है जो हम उसको सिखा रहे होते हैं, पहला पैटर्न भुला रहे होते हैं और नया पैटर्न उसको सिखा रहे होते हैं। ये 3 काम हम कर रहे होते हैं, बट इन अ प्ले थेरेपी में, खेल में, क्योंकि बच्चा छोटे होते जो चीज़ें सीखता है, डेवलप करता है, पैटर्न्स बनाता है, वो थ्रू प्ले ही बनती हैं। किसी भी इन्वायरमेंट में, इंडिविजुअल प्ले में,
जॉइंट प्ले में पीयर के साथ या एक ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन के साथ सराउंडिंग में, वो उसी इन्वायरमेंट में उन चीज़ों को सीख रहा होता है। तो अब अगेन ये चीज़ें हम उसको खेल खेल में ही सिखाते हैं। यहाँ पे डिफरेंस आ जाता है स्वेरिटी की बुनियाद पर और एज की बुनियाद पे, क्रोनोलॉजिकल एज की बुनियाद पे। जब चीज़ें माइल्ड होती हैं बॉर्डर लाइन केसेस के अंदर या माइल्ड केसेस के अंदर या इवन मॉडरेट, माइल्ड टू मॉडरेट रेंज के अंदर जब बच्चे जो हमें मिलते हैं, उनका डिले और उनके पैटर्न्स इतने स्ट्रेंथन नहीं हुए होते जिस वजह से उन पे काम करना निस्बतन आसान होता है और जल्दी रिजल्ट मिल जाता है। लर्निंग जल्दी स्टार्ट हो जाती है, जल्दी भूल जाते हैं वो जो अनडिजायर्ड पैटर्न ऑफ प्रोसेसिंग उन्होंने सीख लिया होता है। लेकिन जब हम देखते हैं माइल्ड लेवल के ही बच्चे, लेकिन एज उसकी बढ़ गई, फॉर इंस्टेंस वो 4 इयर्स के बजाय समवेयर जाके हमने इन चीज़ों को आइडेंटिफाई किया या फोकस करना शुरू किया एट द एज ऑफ 10 फॉर इंस्टेंस। अब वो जो चीज़ें जो उसकी माइल्ड ज़रूर थी लेकिन वो स्ट्रेंथन ज़्यादा हो गई। अब हमें एफर्ट और उसकी वो चैलेंजेस ज़्यादा फेस करने पड़ेंगे क्योंकि उसका पैटर्न ज़्यादा स्ट्रांग हो चुका था, उसके बिहेवियर ज़्यादा स्ट्रेंथन हो गए थे, उसका वो जो लर्न पैटर्न है वो स्ट्रांगली बिल्ट हो गया था। अब उसको अनलर्न कराने में ज़्यादा टाइम लगेगा। इसको स्किप नहीं कर सकते हम कि हम उसका पिछला पैटर्न भुलाए बगैर ही हम आगे उसको चला दें, नहीं, ये नहीं हो सकता। फॉर द गुड रीज़न कि ब्रेन अंडरस्टैंड नहीं कर पाता कि उसने क्या करना है, इसलिए पहले वाला भुलाना ज़रूरी है। अब वो 10 ईयर्स पे जब हम काम करेंगे तो उसमें एफर्ट भी बढ़ेगी और ड्यूरेशन ऑफ अनलर्न करने का जो पीरियड है, जो कि 4 ईयर्स पे शायद 6-7 माह होना था, इस पे 10 ईयर्स पे जाके वो 1.5 साल पे भी चला जाएगा, 2 साल पे चला जाएगा। इसका शॉर्टकट इफेक्ट नहीं है कि हम ब्रेन को वो पैटर्न किसी और तरीके से, किसी मेडिसिन से या किसी और चीज़ से हम भुला दें। वो उसको बाय ड्रिल्स, बाय प्रैक्टिसेस ही भुलवाना होगा। तो इसलिए जितना वो एज ज़्यादा हो जाएगी, जितना स्वेरिटी ज़्यादा होगी, उतनी ये चीज़ें निस्बतन ज़्यादा टाइम लेंगी और ज़्यादा एफर्ट लेंगी। ये एक हार्ड रियलिटी है जिसको कि हमें नेचुरली एक्सेप्ट करना है। दूसरी चीज़ इसमें इम्पोर्टेंट एक और ये है कि जो सोर्सेज ऑफ रॉन्ग डेवलपमेंट थे, सोर्सेज ऑफ रॉन्ग डेवलपमेंट मैं कह रहा हूँ हाइपर एक्टिविटी बढ़ाने वाले फैक्टर्स, इनअटेंशन बढ़ाने वाले फैक्टर्स, रेपिटेटिवनेस बढ़ाने वाले फैक्टर्स, रॉन्ग प्रोसेसिंग करने वाले फैक्टर्स, लेस इंटरेक्शन वाले फैक्टर्स, वो चीज़ें हमें टोटली एलिमिनेट करनी पड़ती हैं, वो सोर्सेस। उसमें मेन चीज़ जो आ जाती है वो जंक फूड आ जाता है, कंटेनिंग प्रोसेस शुगर, फूड कलर्स, आर्टिफिशियल फ्लेवर्स, किसी भी फॉर्म में, ये बेकरी आइटम्स में, चॉकलेट, आइसक्रीम, टॉफ़ीज, बंटीज, एनीथिंग। सेकेंडली, नेचुरल फूड्स के अंदर भी अगर वो एक्सेस में मिल रही हैं, फॉर इंस्टेंस कोई बच्चा खजूरें ज़्यादा खा रहा है तो अगेन उसको एक शुगर की क्वांटिटी जो है एक्सेसिव अमाउंट में मिल रही है, अब वो भी कंट्रीब्यूट कर सकती है टुवर्ड्स हाइपर एक्टिविटी। सिमिलरली एक्सपोजर ऑफ स्क्रीन्स, जिसमें कि रेपिटेटिवनेस ब्रेन सीखता है, जिसमें कि विजुअल स्टिमुलेशन की तरफ बच्चा चला जाता है और प्रोसेसिंग इश्यूज आने शुरू हो जाते हैं, इनअटेंशन क्रिएट करती है, इमेजिनेशंस में बच्चे को रखती है, लॉस्ट फेजेस उसके ज़्यादा होते हैं। ये सोर्सेज को कट ऑफ होना ज़रूरी है। इसकी मिसाल बड़ी सिंपल सी मैं देता हूँ कि एक इस रूम में अगर मैं इसको वार्म करना चाहता हूँ और मैंने इन अ कोल्ड सीजन मैंने यहाँ पे हीटर ऑन किया हुआ है जिससे कि मैं इसको सर्दी को कम करना चाहता हूँ इस कमरे की, बट इफ द डोर और द विंडो इज ओपन, अब वहाँ से कॉन्स्टेंटली ठंडक हवा, ठंडी हवा वो आ रही है,
तो टेम्परेचर ऑफ द रूम विल नॉट कम टू मॉडरेट और टू बेटर लेवल अनलेस जब तक मैं ये दरवाज़ा और ये खिड़की बंद नहीं करूँगा। इसी तरह से अगर मैं वो ये बंद नहीं करूँगा, खुले रहें, तो हीटर के सराउंडिंग वाली एरिया शायद वार्म हो जाए, तो मॉडरेट लेवल पे चला जाए, बेहतर हो जाए, बट कंप्लीटली ये कमरा गर्म नहीं हो सकता। इन द सेम वे, अगर ये सोर्सेज ऑफ हाइपर एक्टिविटी, इनअटेंशन, लैक ऑफ प्रोसेसिंग और इमेजिनेशंस, रेपिटेटिवनेस, इनके सोर्सेज को मैं कट ऑफ ना करूं, एलिमिनेट ना करूं, बिल्कुल जीरो पे ना लाऊं, उसके साथ साथ मैं चाहूं कि वो चीज़ें मेरी एफर्ट से, ये प्ले थेरेपी से बेहतर हो जाएं, तो वो नहीं होंगी। दिस इज वन हैज़ टू एक्सेप्ट एंड डू इट अकॉर्डिंगली। एग्जाम्पल मैंने उसकी आपको एलेबोरेट की है कि वो क्यों नहीं हो सकता। तो इन सोर्सेज का कट ऑफ होना बड़ा इंपॉर्टेंट है। इन सोर्सेज को कट ऑफ करके अब मेरी जो एफर्ट होगी, जो ड्रिल्स होंगी, अब उसका फ़ायदा होगा। अब उसमें उसके पैटर्न्स अनलर्न होने भी आसान हो जाएंगे, नए पैटर्न का सीखना भी मुमकिन हो जाएगा, वो डिले का कवर होना भी मुमकिन हो जाएगा। लेकिन इनको एलिमिनेट किए बगैर मैं आगे नहीं चल सकता। वो हाफ हार्टेड एफर्ट होगी, कंप्रोमाइज से रिजल्ट मिलेंगे और अल्टीमेटली डिसअपॉइंटमेंट की तरफ जाऊंगा मैं। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। और ये नेचुरली पेरेंटल एंड पे चीज़ें आ जाती हैं, प्रोफेशनल एंड पे लिमिटेड टाइम की वजह से, लिमिटेड एक्सपोजर की वजह से उतनी नहीं आती हैं। लेकिन अक्सर प्रोफेशनल्स को भी मैं देखता हूँ कि वो स्क्रीन्स को, राइम्स को, इस तरह की चीज़ों को अपनी थेरेपी का हिस्सा बनाते हैं। तो ऑटिज्म में, टू बेस्ट ऑफ माई एक्सपीरियंस, वो चीज़ें नुकसान दे रही होती हैं। नेक्स्ट इज के पहली चीज़ हमने बात की कि अर्ली इंटरवेंशन इम्पोर्टेंट है। जितना हम उसको जल्दी जो है उसको हम करेंगे, एड्रेस करेंगे, जितना हम उसको करेंगे, टाइमली हम उसको ऑब्जर्व करके उसके डिले को एड्रेस करेंगे, उतना वो बेहतर होगा। डोंट वेट फॉर द प्रोमिनेंट सिम्टम्स। जो इसमें सेकंड पार्ट में मैंने बात की थी कि हमें ये नज़र आता है कि बच्चा बोल नहीं रहा, बच्चा मार रहा है, बच्चे के बिहेवियर ख़राब है, बच्चा इधर उधर भाग दौड़ कर रहा है। ये सिम्टम्स से पहले वाला पार्ट जो है अर्ली इंटरवेंशन में, वो चीज़ें आपके नोटिस में आनी ज़रूरी है कि इसमें प्री स्किल्स जो रिक्वायर्ड है, सिटिंग नहीं आ रही है, इसमें टॉलरेंस नहीं आ रही है, इसमें रेपिटेटिवनेस मिल रही है, इसमें लैक ऑफ इमिटेशन आ रही है। ये माइलस्टोन्स जो अर्ली इसके डेवलपमेंट के होते हैं, उस स्टेज के ऊपर अगर आप इसको आइडेंटिफाई कर लें कि भी मेरे बच्चे में कुछ प्रॉब्लम है जो ये अर्ली साइंस ये शो नहीं कर रहा, तो देन इट इज़ वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर एनी चाइल्ड। बहुत सारे बच्चों को मैंने देखा है जो 100% रिकवरी में चले जाते हैं इफ वी एड्रेस इट एट अप्रोप्रिएट टाइम एट द अर्लीस्ट। और बहुत सारे पेरेंट्स, अवेयरनेस जो बढ़ती जा रही है, पेरेंट्स अब उस स्टेज पे भी कॉन्शियस होते हैं, ख़ास तौर पे जिनकी सराउंडिंग में कोई ऐसा बच्चा हो, जिनकी फैमिली में कोई पहले आया हो, तो अब वो नेक्स्ट के लिए अकॉर्डिंगली उसको उसके रेड फ्लैग्स के लिए अलर्ट होते हैं, उसको नोटिस कर रहे होते हैं। साथ साथ जितना उसमें डिले आ जाता है उतना उसमें प्रॉब्लम आ जाता है। फिर सोर्सेज को कट ऑफ करना, इसको अंडरस्टैंड करते हुए इसको इम्प्लीमेंट करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और जितना आप, अगेन इसमें भी अर्ली इंटरवेंशन वाली बात आई थी कि जितना आप जल्दी इनको कट ऑफ करते हैं, उतने उसके बच्चे के रिएक्शंस जो हैं वो लेस सीवियर होते हैं। जितना डिले करते हैं या जितना उसको मौका ज़्यादा मिल जाता है, उतना उसका रिएक्शन भी उतना स्ट्रॉन्ग होता जाता है। नेक्स्ट पार्ट ऑफ द थेरेपी इज कि आपने इसमें प्ले के दौरान प्री लर्निंग स्किल्स को बेसिकली एड्रेस करना है। वो सिखानी है उसको प्री लर्निंग स्किल्स जो उसने वन वे और दी अदर मिस कर दिए इन अर्ली ईयर ऑफ डेवलपमेंट, जिसमें कि उसने वो डेवलप करने थे। उस वक्त उसका पैटर्न ऑफ डेवलपमेंट चेंज हो गया। अब उसकी वो प्राइमरी स्किल्स जो रिक्वायर्ड हैं फॉर लर्निंग एनी स्किल, वो रह गए। अब आपने प्री स्किल्स में वो चीज़ें उसको सिखानी है, बेशक उसकी एज 10+ है, आपने वो सिखानी है।
प्री स्किल्स, बिकॉज उसके बगैर आप अगले स्टेप पे नहीं जा सकते। ही माइट टेक मोर टाइम, नो प्रॉब्लम, बट उसकी लर्निंग एक सिस्टमैटिक और एक टिपिकल लर्निंग की तरह होगी अगर आप इसको एड्रेस करते हैं। यू माइट हैव टू वर्क ऑन द प्री स्किल्स फॉर एन ईयर और सो। वो गैप फिल इन करने के लिए जो 7 साल का गैप है उसका, एक बच्चे की एज अगर 8 साल के करीब है तो उसका 7 साल का तकरीबन गैप बन जाता है जो फिल इन होने वाला हो। वो हो सकता है उसको फिल इन करने के लिए आपको कंसिस्टेंट एफर्ट लगातार जो है फॉर एन ईयर और सो करनी पड़े, जिसमें कि प्री स्किल्स उसकी बेहतर हो जाएंगी। दैट इज वुड बी बेटर अप्रोच इन द लॉन्ग रन। अब उसकी चीज़ें बेहतरी की तरफ से प्री स्किल्स क्या होती हैं वो मैंने पार्ट में उसको हमने डिस्कस भी किया था स्लाइड पे, वो भी और अलग से भी इसके टॉपिक्स मेरी यूट्यूब चैनल के ऊपर मौजूद हैं बहुत डिटेल में, वो आप वहाँ से फर्दर देख सकते हैं। नेक्स्ट हमने इस प्ले थेरेपी के अंदर उन फीचर्स को एड्रेस करना होता है जो ऑटिज्म से लिंक्ड हैं और लर्निंग को अफेक्ट कर रहे हैं। वो फीचर्स भी हमने डिस्कस किए थे पहले पिछली स्लाइड के पिछली पार्ट के अंदर। अटेंशन डेफिशिएंसी को एड्रेस करना होता है, तवज्जो पे काम करना होता है, तवज्जो लेनी होती है, तवज्जो को दोहरानिया बढ़ाना होता है ताकि वो लॉन्ग या प्रोलॉन्ग प्रोसेसिंग करने के काबिल हो। फिर उसमें हमने उसके प्रोसेसिंग को बेहतर करना होता है कि वो खाली विजुअल स्टिमुलेशन पे ही ना प्रोसेस करे बल्कि वो ऑडिटरी और दूसरे सेंसेस के स्टिमुलेशन के ऊपर भी प्रोसेस कर सके और टिपिकल वे की तरफ आए कि उसको कहने सुनने को जब कुछ मिले तो वो उसको अंडरस्टैंड करके प्रोसेस करे। हम उस तरफ इसको फोकस हमारा होना चाहिए ड्यूरिंग द प्ले। प्री लर्निंग स्किल्स को एड्रेस करना है, वो सिखानी है। फोकस करने वाले पॉइंट में अटेंशन है, अटेंशन पे हमने काम करना होता है, वो बढ़ानी होती है। देन उसकी प्रोसेसिंग पे काम करना होता है। फिर उसको चीज़ों को हमने रैंडम करना होता है, उसको जहाँ पे हम सोर्सेज को कट ऑफ कर रहे हैं ताकि वो रेपिटेटिवनेस उसकी ना बढ़े या मजीद स्ट्रेंथन ना हो। रेपिटेटिव बिहेवियर भुलाना है हमने ब्रेन को, आप ये कह लें। इसी तरह से हमने उसको जो नया पैटर्न देना है वो रेपिटेटिव वन नहीं होना चाहिए, वो डिफरेंट स्टिमुलेशन पे डिफरेंट इंस्ट्रक्शंस के ऊपर डिफरेंट प्रोसेस होना चाहिए। अब ब्रेन को फंक्शन करना पड़ेगा, अब ब्रेन को सोचना पड़ेगा कि मुझे क्या करना है इस इंस्ट्रक्शन के ऊपर, इस स्टिमुलेशन के ऊपर मुझे किस तरह से रिस्पॉन्ड करना है, क्या एक्शन लेना चाहिए, क्या उसका रिजल्ट देना चाहिए। अकॉर्डिंग टू दैट हमें उस बच्चे को इस चीज़ सिखानी होती है, रैंडमाइज करके। कोई भी पैटर्न एक ही अंदाज में हम नहीं करने देते हैं। हाइपर एक्टिविटी का सोर्स कट ऑफ उधर हो गया, यहाँ पे उसको जल्दी है, जल्दी जल्दी करने की वेटिंग नहीं है। यहाँ पे अब खेल के दौरान जो है हम उसको जो है वेटिंग करवाते हैं, डिलेड में डालते हैं चीज़ों को, हम उसको तेज़ी से नहीं करने देते, हम उसको स्लो स्लो करवाते हैं। इवन फिजिकली पकड़ के भी रोकना पड़े तो प्रेफरेबली हमें उसको रोकना पड़ता है। ये वो फीचर्स हैं मेन जो कि हमें फोकस करने पड़ते हैं ड्यूरिंग द प्ले। एक बच्चा जो स्पेक्ट्रम पे है उसके साथ खेल के दौरान ये चीज़ें समझनी आसान है, करनी थोड़ी सी चैलेंजिंग होती हैं एट वेरी स्टार्ट, फॉर द गुड रीज़न कि बच्चा रेपिटेटिव होने की वजह से जब हम उसको रैंडम करेंगे, जब वो इन अटेंशन में रहता है, अटेंशन डेफिशिएंसी में है, हम उसकी अटेंशन लेना चाहेंगे। जब वो प्रोसेसिंग अपने और अंदाज में करता है, हम उसको एक दूसरे अंदाज में प्रोसेस करवाना चाहेंगे। वो तेज़ी से हाइपर एक्टिविटी से करना चाहता है, हम उसको स्लो करवाना चाहते हैं। अब वो रिएक्शंस के तौर पे बिहेवियर्स सामने आते हैं उसके बच्चे के। वो बिहेवियर्स डिपेंडिंग अपॉन अगेन सिवियरिटी और एज, स्ट्रेंथनिंग जितनी हुई होती है चीज़ों की, उस पर डिपेंड करते हैं वो बिहेवियर्स। माइल्ड केसेस में एक्सेप्टेबल जल्दी से चेंज होने वाले बिहेवियर्स हमें मिलते हैं या नहीं मिलते हैं, थोड़े बहुत उतने एग्रेशन वाले नहीं होते हैं। मॉडरेट में थोड़े से बढ़ जाते हैं, सीवियर में बहुत अलार्मिंग और चैलेंजिंग बिहेवियर्स हमें सामना करना पड़ता है। उन बिहेवियर्स को अंडरस्टैंड करना और कंसिस्टेंटली एफर्ट करना
हेल्पफुल होता है। बिहेवियर को समझने से मुराद ये है कि बिहेवियर का फंक्शन उसका क्या है। फॉर इंस्टेंस एक बच्चा, जब मैं उसको अटेंशन लेना चाहता हूँ, वो क्राइंग बिहेवियर शो करता है, वो थ्रोइंग करता है, वो हिटिंग करता है, वो सेल्फ हिटिंग करता है, वो बाइटिंग करता है, वो स्पिटिंग करता है, व्हाट्सएवर द बिहेवियर इज, उस बिहेवियर का फंक्शन क्या है, उस बिहेवियर के जरिए वो क्या हासिल करना चाहता है, इसको एनालाइज करना जरूरी होता है। क्या वो उस काम से जो मैं करवाना चाह रहा हूँ उससे जान छुड़ाना चाह रहा है, क्या उसको कोई और प्रॉब्लम है, क्या उसको जो स्टिमुलेशन मिल रही है ऑडिटरी विजुअल किसी में उस एनवायरनमेंट में, क्या वो ज़्यादा मिल रही है, इस वजह से वो डिस्टर्ब हो रहा है। जो भी रीज़न उसकी फंक्शन उसका होता है, उसको अंडरस्टैंड करना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। बीइंग प्रोफेशनल लोग उसको ज़्यादा अच्छा एवेलुएट कर लेते हैं। बीइंग पेरेंट भी आप कर सकते हैं with a bit of practices you can, and giving altering the things, आप उसको आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि इसका ये बिहेवियर जो है उसका पर्पस क्या है, कि उसको उस बिहेवियर के अगेंस्ट उसको बच्चे को क्या अचीव हो रहा है, अकॉर्डिंगली आप उसको बिहेवियर को डील करते हैं। उस बिहेवियर की वजह से अगर आप अपने गोल्स छोड़ दें कि ये तो रोता है अगर मैं बिठाऊं, ये बैठता नहीं है मैं कैसे बिठाऊं, ये सुनता नहीं है मेरी बात, फॉलो नहीं करता मैं कैसे करूं, ये चीज़ें फेंकने लग जाता है, ये करने लग जाता है, ये मारने लग जाता है, जो भी बिहेवियर वो शो कर रहा है, उन बिहेवियर्स की वजह से अगर आप उस अपने गोल्स, प्राइमरी फोकस वाले अटेंशन, इंस्ट्रक्शन पे प्रोसेसिंग, रैंडम करना चीज़ों का, उन गोल्स को अगर आप छोड़ दें तो यूर लूजर चाइल्ड इज द विनर। बड़े पेशेंस के साथ ये चीज़ें करनी पड़ती हैं और मुख्तलिफ एनवायरनमेंट्स के अंदर इन चीज़ों को एड्रेस करना पड़ता है ताकि वो बच्चा हर जगह पे उन चीज़ों को उसी अंदाज पे करने की तरफ आए। जितना हम इसको एक कंसिस्टेंसी के साथ एक अच्छे अंदाज में, प्लेफुल अंदाज में हर एनवायरनमेंट में एड्रेस करते हैं, उतना ये चीज़ें बेहतरी की तरफ जाती हैं। स्टार्ट में ये चीज़ें बड़ी मुश्किल लगती हैं, बच्चा पूरी कोशिश करता है कि मैंने अटेंशन नहीं देनी, मैंने बैठना नहीं है, मैंने उस तरह नहीं करना जिस तरह मैं चाह रहा हूँ, मैंने रिपीट करना है वन वे और दी अदर। वो इन चीज़ों के अगेंस्ट ही विल ट्राई हिज बेस्ट, वो मजबूर है, इनफैक्ट उसको आता नहीं दूसरे तरीका, वो करना नहीं चाहता, वो अपना ही पैटर्न फॉलो करना चाहता है। जब ये चीज़ें मुझे इस बात की समझ है, अब मैं उसके जो रिएक्शंस होंगे उनको, या उसके बिहेवियर्स जो हम वो शो करेगा उनको मैं टेक्टफुली डील करूँगा, लेकिन मैं कंसिस्टेंटली अपनी एफर्ट जारी रखूँगा। ग्रेजुअली क्या होगा कि बच्चे के पैटर्न्स चेंज होंगे, एट स्टार्ट नहीं होंगे, बड़ा मुश्किल होता है। मॉडरेट टू लेवल तक से ऊपर जब हम जाते हैं स्वेरिटी की तरफ, उन बच्चों के ये पैटर्न्स चेंज होने में बड़ी एफर्ट होती है, कंसिस्टेंसी चाहिए होती है। वो पूरी कोशिश करते हैं इन चीज़ों को अपने अंदाज को फॉलो करने के लिए, बिकॉज दे हैव बीन प्रैक्टिसिंग दैट टिल दिस मच ऑफ पीरियड। अब वो इतने स्ट्रांग हो चुके हैं कि उनको उसको चेंज करना मुश्किल लगता है, वो रिएक्ट करते हैं, वो बड़ा नेचुरल सा रिएक्शन है उनका। लेकिन उसको जब हम डटे रहते हैं, a time comes when they get weaken, अब उनके बिहेवियर्स वीक होना शुरू हो जाते हैं, अब उनका रिएक्शन लेवल स्वेरिटी में कम होना शुरू हो जाता है। उस वक्त तक हमें कंसिस्टेंटली एफर्ट करते रहना पड़ता है। डिफरेंट टेक्निक्स होती हैं, जब वो अटेंशन नहीं देता तो अटेंशन कैसे लेनी है, जब वो बैठता नहीं तो बिठाना कैसे है, जब वो प्रोसेसिंग नहीं कर रहा तो उसको प्रोसेस कैसे करवाना है। डिफरेंट वेज के अंदर जब हमने इसको चीज़ों को रैंडम करना होता है तो वो रैंडम कैसे करना है, उस सारी चीज़ों को जो है हमें पेशेंटली करवाना पड़ता है। उससे वो चीज़ें फ़र्क पड़ती हैं नेचुरली, और ग्रेजुअली उसमें फ़र्क आता है। उसके लिए कंसिस्टेंस और पेशेंस रिक्वायर्ड होता है।
वो बहुत सारी वीडियोस के अंदर डिमॉन्स्ट्रेशन के तौर पे मैंने मुख्तलिफ स्वेरिटी लेवल के बच्चों के साथ काम किया हुआ है इन एस्पेक्ट्स के ऊपर। वहाँ से आपको अच्छे आइडियाज़ मिल सकते हैं। और उन बच्चों की अगर आप वीडियोस को सीक्वेंस में देखें तो जो शुरू में उनके रिस्पॉन्सेज होते हैं वो ग्रेजुअली चेंज होना शुरू हो जाते हैं और वो रिस्पॉन्ड करना शुरू कर देते हैं, इवन वर्बल भी हो जाते हैं। सो दिस इज समथिंग related to your patience level and consistency and tactful dealing. Now we see कि इसमें next जो है method of playing हमारा क्या होना चाहिए बच्चे के साथ खेलते हुए। खेल के दौरान हमारा जो पैटर्न है वो क्या हो जिसमें कि हम उसको जो है इन्वॉल्व कर सकें, अब उसके साथ किन एरियाज़ को चीज़ों को हम फोकस करें, उसमें क्या मटेरियल हो, कौन सी इन्वायरमेंट हो, इट हार्डली मैटर्स। मटेरियल इक्विपमेंट कुछ भी होना चाहिए, उसका कोई फ़र्क इतना नहीं पड़ता, उसमें उसका इतना फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन उसमें मेथड आपका क्या होना चाहिए वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। इन्वायरमेंट कौन सी होनी चाहिए, नॉट नेसेसरी कि एक अरेंज इन्वायरमेंट हो, वो आम रूटीन के इन्वायरमेंट में भी वही गोल्स हम अचीव कर सकते हैं, किसी भी मटेरियल के साथ हम उस गोल्स को अचीव कर सकते हैं। गोल्स आपके या फोकस के पॉइंट्स जो हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं कि आपने वो क्या करने हैं। फोकस के पॉइंट्स के अंदर आप मेथड के अंदर जो है सबसे पहले अटेंशन हमने उसकी बात की कि वो हमने लेनी है, अटेंटिव उसको करना है। अटेंटिव वर्बल इंस्ट्रक्शन पे ना हो तो फिर उसको टच के ज़रिए हमने अटेंटिव करना है, वन वे और दी अदर उसकी अटेंशन लेनी है। और अटेंशन लेने के लिए मैं इन द लास्ट पार्ट ऑफ दिस सीरीज़ मैं इंशाल्लाह ये चीज़ें जो हैं डिमॉन्स्ट्रेट भी करूँगा, डिफरेंट जो पैटर्न्स होते हैं कि अटेंशन लेने के लिए हमें किस तरह से अटेंशन लेनी चाहिए, और जब बच्चा ना दे रहा हो तो क्या टिप्स उसमें हम यूज़ कर सकते हैं, वो चीज़ें मैं अलग से डिमॉन्स्ट्रेट करूँगा इन द लास्ट पार्ट ऑफ द सीरीज़ इंशाल्लाह। तो अटेंशन लेनी है, उसका स्पैन दौरानिया उसका बढ़ाना है अटेंशन देने का एट स्ट्रेच, ताकि वो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड टास्क को भी ग्रेजुअली अचीव करे। फिर उसको इंस्ट्रक्शन के ऊपर प्रोसेस करवाते हैं, हम उसको ये अलाउ नहीं करते कि वो विदाउट इंस्ट्रक्शन खुद प्रोसेस करे चीज़ों को, क्योंकि खुद वो प्रोसेसिंग उसको आती ही नहीं सही, तो वो उससे लर्न नहीं कर सकता। जब उसको प्रोसेसिंग सही नहीं आती और मैं उसको इंस्ट्रक्शन के बजाय एट हिज ओन उसको अलाउ कर दूं कि वो खुद प्रोसेस कर ले ड्यूरिंग द प्ले और ड्यूरिंग द इंटरेक्शन, और वंस आई एम फोकसिंग माय गोल्स, और उसको मैं अलाउ कर दूं कि खुद उसको चीज़ों को प्रोसेस कर ले, तो फिर वहाँ पे प्रॉब्लम क्या आता है कि लर्निंग रह जाती है, और एट द सेम टाइम उसके रेपिटेटिव बिहेवियर्स और स्ट्रांग होने की अपॉर्चुनिटी उसको मिल रही होती है, आप कह लें। इसलिए उसको अटेंशन लेके इंस्ट्रक्शन दे दूंगा, इंस्ट्रक्शन पे प्रोसेस करवाऊंगा, जो भी खेल चल रहा है, जो भी एक्टिविटी चल रही है उसके जिस भी इन्वायरमेंट में है, उस इंस्ट्रक्शन को अगर वो रिस्पॉन्ड करेक्टली वो खुद कर दे, उसको अप्रिशिएट करूंगा। फॉर इंस्टेंस जो प्री लर्निंग स्किल्स के लिए एक्टिविटीज़ या टॉयज़ या लेवल बच्चे का होता है, उसमें बड़ी सिंपल सी इंस्ट्रक्शंस होती हैं। अटेंशन लेने के बाद उसको सिंपल इंस्ट्रक्शन क्या देनी होती है, हमने ये निकालो, ये लगाओ, ये उसको दे दो, ये यहाँ रख दो, ये पुश करो, ये इसमें डालो, ये इसके ऊपर लगाओ, ये उसके नीचे रखो, ये उसको दे आओ, उससे ले आओ, समथिंग लाइक दैट। किसी चीज़ के बारे में मैं दिखा के पूछता हूँ ये क्या है, इसके बारे में मुझे बताओ, इसका कलर क्या है वो बताओ। ये सिंपल इंस्ट्रक्शंस होती हैं। इन इंस्ट्रक्शंस को अगर तो वो करेक्ट रिस्पॉन्स दे दे, मसलन मैंने कहा था वहाँ सोफे पे रख दो, तो उसने वो चीज़ सोफे पे रख दी। मैंने कहा था इसको पुश करो, उसने पुश कर दिया। मैंने कहा था इसको हिट करो, उसने हिट कर दिया। मैंने कहा था खड़े हो जाओ, वो खड़ा हो गया। मैंने कहा था ये डाल दो, उसने डाल दिया। मैंने कहा था ये क्या है, उसने बता दिया रिमोट। मैंने
पूछा था इसका कलर क्या है, उसने बता दिया रेड, एनीथिंग, फिर तो ये प्रोसेस सही हो गया ना, कंप्लीट हो गया। मैं उसको अप्रिशिएट करूंगा, वेरी गुड, नाइस डूइंग समथिंग, उसको रीइंफोर्स करूंगा ताकि वो आगे और मजीद काम करने की तरफ उसका रुझान बढ़े। इन केस वो प्रोसेस नहीं करता या इनकरेक्ट रिस्पॉन्स देता है, उस सूरत में मैं उसको दोबारा अटेंटिव करूंगा, अपनी तरफ मुतवज्जो करूंगा दोबारा से, चाहे टच के जरिए चाहे आवाज के जरिए, वन वे और दी अदर। अब मैं उसको इंस्ट्रक्शन दोबारा दूंगा वही वाली जो मैंने कहा था। मैंने कहा था वहां रखो या बैठो या दो, जो भी इंस्ट्रक्शन थी। अब मैं उसको हेल्प करूंगा थ्रू प्रॉम्प्टिंग, उसको हेल्प करूंगा तो उस इंस्ट्रक्शन को सही प्रोसेस करने में, उससे लेके रखवा दूंगा, उससे उसके ऊपर फिक्स करवा दूंगा, उससे डलवा दूंगा जो इंस्ट्रक्शन थी उसके मुताबिक। मैंने पूछा तो ये क्या है, उसने नहीं बताया या गलत बताया, अब मैं उसको दोबारा तवज्जो लेके उसको सुनने को सही दूंगा। रिमोट है व्हाटसोएवर इट इज, कलर उसने नहीं बताया, मैं उसको जो जिस चीज़ का भी मैंने कलर पूछा था उसका जो कलर होगा वो मैं उसको सुनने को सही दूंगा। अब उसको अटेंटिव उस टुवर्ड्स दैट ऑब्जेक्ट भी करूंगा, उसको ऑडिटरी में उस आवाज़ भी जाएगी कि रेड कलर है। फॉर इंस्टेंस एप्पल के बारे में मैंने पूछा था और एप्पल दिखाया था तो उसका कलर मैंने कहा था क्या है, उसने नहीं बताया तो मैं या गलत बताया, तो मैं उसको दोबारा इंस्ट्रक्शन दे के उससे पूछूंगा ये क्या कलर है, उसको हेल्प करूंगा उस प्रोसेस को कंप्लीट होने में करेक्टली। रेड कलर, रेड, एप्पल इज रेड, जिस लेवल पे बच्चा हो उसके मुताबिक उसका रिस्पॉन्स क्या होना चाहिए था, उस तरह का प्रॉम्प्ट उसको दूंगा, हेल्प करूंगा, सुनने को सही मिले उसको। बोलने के लिए पुश नहीं करूंगा कि इसको बोले जरूर। प्रोसेस ऑफ लर्निंग जब सही हो जाता है, बोलते ये सारे बच्चे खुद हैं, इनके पास कम्युनिकेशन स्किल्स होती हैं, स्पीच स्किल्स होती हैं, इनका स्पीच मैकेनिज्म फंक्शनल होता है, अपनी मर्जी पे ये पूरा पूरा जुमला भी बोल देते हैं, इनको च्यूइंग आती है, सकिंग आती है, वो सारी चीज़ें जो प्री रिक्विजिट्स ऑफ स्पीच हैं वो इनके पास होती हैं। इनको प्रॉब्लम बोलने में नहीं होता, प्रॉब्लम होता है प्रोसेसिंग में, कि वो उस चीज़ को प्रोसेस नहीं कर सकते। वो एक चीज़ को जिस तरह से रिपीटेडली करते रहे हैं या कर रहे हैं वो उसको उसी तरह से करना चाहते हैं। प्रॉब्लम यहाँ पे होता है, प्रॉब्लम यहाँ पे होता है वो कंप्लायंस नहीं देना चाहता, वो अपनी मर्जी करना चाहता है। इन चीज़ों को मैं पैटर्न ऑफ लर्निंग कह रहा हूँ कि ये पैटर्न ऑफ लर्निंग मुझे चेंज करना है। बोलता हूँ बच्चा खुद है, बोलने के लिए हम इसको ज़बरदस्ती या पुश करके या कोई थेरेपी वाला पार्ट उस अंदाज से जो है वो हेल्पफुल नहीं होता है कि हम इनको कहें कि वो स्पीच उनकी डेवलप हो जाए, अनलेस कि इनका लर्निंग पैटर्न ठीक हम कर पाए। इन सर्टन केसेस, इन सर्टन थेरेप्यूटिक मेथड्स वो चीज़ें वो कर लेते हैं, लेकिन वो एक रेपिटेटिव सा वे होता है, अंडरस्टैंडिंग के साथ नहीं होता। फाइन, तो इंस्ट्रक्शन को प्रोसेस कंप्लीट होना बड़ा ज़रूरी है। जब तक एक इंस्ट्रक्शन के ऊपर मैंने कहा था रखो, और जब तक उसने रख नहीं दिया बच्चे ने, इस प्रोसेस को कंप्लीट कराए बगैर मैं उसके ब्रेन को ये लर्निंग नहीं समझा सकता कि इस रखो के ऊपर तुमने क्या करना था, दो के ऊपर तुमने क्या करना था, उसके ऊपर फिक्स करने पे तुम्हारा रिस्पॉन्स क्या होना चाहिए था, ये मैं उस बच्चे को या उसके ब्रेन को नहीं सिखा सकता अनलेस आई मेक हिम डू द थिंग एक्यूरेटली इन द राइट वे, करेक्टली। वो मुझे प्ले के जरिए उसको सिखाना आसान होगा इन सारी चीज़ों को, जहाँ पे फिजिकल एक्शन कुछ हो रहा हो, एक डिफरेंट सेंसेस उसके काम कर रहे हों और बेसिक स्किल्स एड्रेस हो रही हों, अब उसके अंदर वो लर्निंग आनी लाइकली होती है ज़्यादा। देन चीज़ों को रैंडमाइज करूँगा, कोई भी काम, कोई भी पैटर्न किसी भी अंदाज में सेम वे में नहीं करने दूंगा, बिकॉज रेपिटेटिवनेस के तो काउंटर मैंने काम करना है। अगर मैं एक टॉय को एक ही तरह से यूज़ कर रहा हूँ, अगर मैं रोज़ बच्चे को एक ही जगह बिठा रहा हूँ, अगर मैं उसको रोज़ एक ही आवाज़ सुनने को दे रहा हूँ, एक ही सेंटेंस सुनने को दे रहा हूँ, तो वो तो रेपिटेटिवनेस बढ़ा देगी चीज़। अगर मैं उसको झूला वो दे रहा हूँ जिसमें एक ही काम हो रहा है, स्विंग वाले पैटर्न में स्लाइड ही लिए जा रहा है बार बार, या वो ट्रैम्पोलिन पे जंप्स ही करता जा रहा है, वो तो रेपिटेटिव एक्शन हो रहा है ना, वो तो उसके रेपिटेटिव बिहेवियर को वीकन करने के बजाय मजीद स्ट्रॉन्ग करेगा। नॉट नोइंग दिस रियलिटी, मैं अपने आप अंदाज में बच्चे को सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन इनफैक्ट मैं उसको मजीद उसके पैटर्न्स को स्ट्रॉन्ग कर रहा हूँ जो कि रॉन्ग पैटर्न्स हैं।
जो उसकी लर्निंग को अफेक्ट कर रहे हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड अ बिट ट्रिकी टू अंडरस्टैंड कि कौन सा पैटर्न हमें ब्रेक करना है। उसका सिंपल फार्मूला ये है कि कोई भी काम एक ही पैटर्न पे, एक ही अंदाज में, एक ही टाइम पे, एक ही सीक्वेंस में नहीं करने दें, उसको रैंडम करें। एट टाइम्स सुयर केसेस के लिए शायद हमें कुछ अरसे के लिए स्टार्ट में इनिशियल स्टेज के ऊपर चीज़ों को रेपिटेटिव वे में करवाना पड़ता है टू सुयर केसेस मैंने कहा, जहाँ पे कि रिएक्शन ऑफ चाइल्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एक्सपेक्टेड हो, वहाँ पे कुछ अरसे के लिए उसको स्टार्ट देने के लिए हमें कुछ चीज़ों को रिपीटेडली करवाना भी पड़ता है। या थोड़ा सा टेक्टफुल हो जाता है कि आपको ये देखना होता है कि बच्चे का रिएक्शन लेवल किस तरह का है, बट ग्रेजुअली उसको फिर हमें फिर वापस उसी तरफ लेके आना होता है कि हम उसको रैंडम करें, एक ही पैटर्न को फॉलो ना करने दें। इस सारे प्रोसेसेस के अंदर अटेंशन लेने से, इंस्ट्रक्शन पे प्रोसेस कराने में और आगे उसको प्रोसेस को कंप्लीट होने में, रैंडम करने में, उसके बिहेवियर्स जो भी हों उस बिहेवियर्स को हमें मैनेज करना होता है टू द बेस्ट। अगर उसको मैं एक काम करवाना चाह रहा हूँ, खेल में कोई एक्टिविटी करवाना चाह रहा हूँ या किसी भी अंदाज में, और वो क्राइम शो करता है और मैं उसको अलाउंस दे देता हूँ क्राइम का, और उसको मैं कहता हूँ कि ठीक है ये तो रो रहा है तो इसको मैं तंग ना करूँ, उसको मैं कंफर्ट जोन में रहने दूँ। अब वो मेरा उसको इग्नोर कर देना या छोड़ देना उसको, अपने गोल को, उसको एक बैड लर्निंग दे देगा कि जब भी कोई चीज़ अचीव करनी है तो क्राइम शो करो तो वो चीज़ मिल जाती है, अचीव हो जाती है। तो थोड़ा सा बिहेवियर मैनेजमेंट को मुझे अंडरस्टैंड करना बड़ा ज़रूरी है कि मैं बिहेवियर मैनेजमेंट ड्यूरिंग द इंटरेक्शन, जब मैं ये सारे काम करवा रहा हूँ उस वक्त मैं कैसे करूँ। इसके बिहेवियर मैनेजमेंट वैसे भी इन प्ले थेरेपी के अलावा भी हमें उसका रोल बड़ा रहता है बच्चे के साथ। जब हम पूरे दिन को देखते हैं तो उसके अंदर उसके बिहेवियर्स के जो अप्स एंड डाउन चल रहे होते हैं, टेंट्रम्स उसके चल रहे होते हैं, उसको भी अंडरस्टैंड करना कि वो बिहेवियर क्यों वो ऐसा कर रहा है और उसके अगेंस्ट हमें क्या स्ट्रेटजीज अपनानी चाहिए और कितना पीरियड उसमें वो बिहेवियर्स को हमें एड्रेस करना होगा। उसमें इनफैक्ट हम बाज़ औक़ात आई पर्सनली फील कि बाज़ औक़ात हम एक टिपिकल वे में उसको सही करना चाहते हैं। उस बिहेवियर को हम चाहते हैं हम उसको समझाएं और वो समझ जाए, एक दफ़ा कराएं या दो दफ़ा उसको ड्रिल्स कराएं तो वो चेंज कर दे। ऐसा नहीं होता। रेपिटेटिवनेस जहाँ पे होती है वहाँ पे ये बिहेवियर स्ट्रॉन्ग होते हैं, वो पूरे डिपेंड कर रहे होते हैं उसकी सिवियरिटी पे, बिहेवियर की, उसके बच्चे के स्पेक्ट्रम पे जो सिवियरिटी है उस पर डिपेंड कर रहे होते हैं। एट द सेम टाइम बच्चे की एज पे डिपेंड कर रहे होते हैं, बहुत सारी चीज़ों पे वो डिपेंड कर रहे होते हैं। उनको चेंज होने के लिए एक स्पेसिफिक पीरियड दरकार होता है जिसमें कि वो ग्रेजुअली फेड होते हैं, यकदम ख़त्म नहीं होते हैं। उस प्रोसेस को कंप्लीट होने के लिए ग्रेजुअली फेडिंग टुवर्ड्स द एंड एलिमिनेशन तक हमें जो है बड़े पेशेंस के साथ और टैक्टफुली डील करना पड़ता है। कुछ बेसिक टेक्निक्स हमें जाननी ज़रूरी होती हैं कि रीइंफोर्समेंट क्या होती है, प्रॉम्प्टिंग क्या होती है, फेडिंग क्या होती है। ये चीज़ें हमें उसमें जो है बेसिक जो इसकी टेक्निक्स हैं उसको अंडरस्टैंड करना बड़ा ज़रूरी होता है कि हम उसको जो है अंडरस्टैंड करें कि उन चीज़ों को हम किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं ड्यूरिंग दैट इंटरेक्शन। उसमें बेसिकली हमने अपना पैटर्न ऑफ वर्क एक बनाना होता है बच्चे के साथ इंटरेक्शन का। आई वुड लाइक टू फोकस दिस पार्ट इन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द सीरीज। यहाँ तक अभी तक हमने उसमें मेन फोकस के पॉइंट्स हमारे जो हैं वो हमने डिस्कस किए हैं कि हमारे मेन फोकस के पॉइंट्स क्या हो सकते हैं और एट द सेम टाइम उसमें हमें किस अंदाज से उसको करना होता है। अब इसमें हमें बेसिकली जो है उसके पूरे दिन को जो है स्ट्रक्चर करना होता है कि उसके सारे दिन के अंदर उसके साथ जो इंटरेक्शन हो मैक्सिमम पॉसिबल जो टाइम है उसमें ये पैटर्न यही होना चाहिए कि जिसमें कि हम इन पॉइंट्स को अटेंशन लेने को, इंस्ट्रक्शन को प्रोसेस करने को, प्रोसेस कंप्लीट होने को, रैंडम होने को और बिहेवियर को मैनेज करने को
करा रहे हों। अब सारा दिन के अंदर एक बच्चे को फुल टाइम 24 आवर्स ये चीज़ बड़ी मुश्किल होती है अगर हम मॉनिटर करना चाहें रेगुलरली। लेकिन टू द बेस्ट हम उसको किस अंदाज से कर सकते हैं कि हम उसको स्मॉल बिट्स में हम उसको डिवाइड कर देते हैं और हम उसको एक स्ट्रेच टाइम भी देते हैं इंटरेक्शन का और स्मॉल बिट्स में भी देते हैं। इसको नेक्स्ट पार्ट में विल डिस्कस इट इन डिटेल इंशाल्लाह। थैंक्स अ लॉट फॉर व्यूइंग।